देखो बच्चों, आज अब हम पढ़ते हैं क्लास 12 की पॉलिटी का एक टॉपिक पढ़ते हैं। क्लास 11, ठीक है ना। सब्जेक्ट पॉलिटी टॉपिक लेते हैं। क्या टॉपिक है? फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। हिंदी में लिख देता हूँ। भारतीय संविधान में अधिकार, ये टॉपिक है आपका दूसरा नंबर पर, ठीक है ना। इसमें मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं, नीति निर्देशक तथ्य दिए हुए हैं, और कौन कौन से भाग में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैंने शायद आपको समानता का अधिकार पूरा पढ़ा दिया। समानता का अधिकार में कौन से अनुच्छेद 14 से 18 तक कौन से अनुच्छेद में कौन सी क्या बात दे रखी है, सारी चीजें लिखवा रखी है। इसके बाद में दूसरे अनुच्छेद से चलते हैं। दूसरे नंबर का संविधान में दूसरे नंबर का मौलिक अधिकार होता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार अब इसको संविधान में उल्लेखित किया गया है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अनुच्छेद 19 से लेकर कहाँ तक? 22 तक इसका उल्लेख किया हुआ है। तो सबसे पहले अलग अलग अनुच्छेद में अलग अलग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अनुच्छेद 19 में क्या क्या स्वतंत्रताएं दी हुई। देखो, अब अनुच्छेद 19 में है ना, अनुच्छेद 19 में बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, और वो स्वतंत्रताएं अलग अलग पार्टों में दी हुई हैं, जिनमें नाम दिया गया अनुच्छेद 19 A B C D ऐसे करके दिया हुआ है। पर आपकी किताब में ऐसे नहीं है। वो ऐसे पढ़ना है तो फिर डिटेल से पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए, और उतना टाइम अपने पास है नहीं। तो मोस्टली क्या क्या बातें दी हुई हैं वही पढ़ लेते हैं जो आपकी किताब के अनुसार है ना। तो इसमें क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले होता है एक दिया हुआ है, मतलब भाषण देने की स्वतंत्रता। मोस्टली बातें जो दी हुई हैं वो लिखवा देता हूँ। तो पहले दे रखी है भाषण देने की स्वतंत्रता, यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को भाषण देने की स्वतंत्रता है, कहीं पर भी, ठीक है ना। भाषण देने की स्वतंत्रता। दूसरी स्वतंत्रता इसमें दे रखी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक भी लिख लो, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि अपने विचार रखने की। अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने विचार रखना, और दूसरा वाक का मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी हुई है। तीसरी एक दी हुई है भारत में कहीं पर भी भ्रमण करने या आने जाने की स्वतंत्रता। यानी भारत में कहीं पर भी आप आ जा सकते हो, ये भी स्वतंत्रता इसमें दी हुई है, ठीक है ना। तीसरा दिया हुआ है भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास की स्वतंत्रता। जो ये निवास की स्वतंत्रता है बच्चों, इसमें पहले जम्मू कश्मीर में केवल जम्मू कश्मीर के लोग ही निवास कर सकते थे। वहां पे 370 धारा लगी हुई थी, और जम्मू कश्मीर इसके लिए बहुत था पहले, ठीक है ना। तो धारा 370 लगी हुई थी। तो 26 जनवरी 2019 को जब जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटा दी गई, और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, यानी कि 2 यूनियन टेरिटरीज, यानी कि संघ शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। 2 संघ शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। 2 संघ शासित प्रदेश, और संघ शासित प्रदेश कौन कौन से? पहला हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दूसरा कौन सा बना दिया गया अभी? लद्दाख। पहले ये राज्य का दर्जा था, अब इस राज्य का नहीं, यहाँ 2 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना। उसके अलावा और क्या हो जाएगी? भारत में कहीं पर भी निवास की स्वतंत्रता हो गई। और उसके अलावा क्या हो जाएगा? एक मिनट। भारत में ये अगली हो जाएगी, अगली लिखते हैं। देखो, भारत में
भारत में कहीं पर भी भारत में एक मिनट, यानी कि शांतिपूर्ण, ये लिखो, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, प्रमुख रूप से ये स्वतंत्रता दी हुई है इस अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ये स्वतंत्रताएं दी हुई हैं, इनके नोट्स बना लेना, आपके बहुत पर्याप्त था आपकी 11वीं क्लास के लिए। फिर आता अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या दिया हुआ, देखो अनुच्छेद 20 में क्या दिया हुआ है। मोस्टली अगर मान लो कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो उसको अपना अपराध किया है, अगर वो निर्दोष है तो उसको निर्दोषता साबित करने का अधिकार है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है। कई बार ऐसा होता है कि निरपराध आदमी भी अपराध की श्रेणी में, संदेह के घेरे में आकर अपराध की श्रेणी में आ सकता है। तो प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वो साबित कर सके कि मैं अपराधी नहीं हूं। तो उसके संबंध में यहाँ पर संरक्षण दिया हुआ है उसको, कि उसको निरपराध साबित करने का अधिकार है। यानी कि क्या लिखेंगे इसमें, लिखना यह है दोष सिद्धि व्यक्ति को निरपराध साबित होने की स्वतंत्रता, या निरपराधी साबित होने की स्वतंत्रता दी हुई है यहाँ, स्वतंत्रता, ठीक है नहीं। इसमें ये दिया हुआ है अनुच्छेद 21 में, ठीक है ना। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता लिखने के बजाय आप लिखो इसमें कि जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार दिया है। प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया है इसने। अनुच्छेद 22, हालांकि अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बहुत लंबा चौड़ा है, वो मैटर आपके लिए उतना में वो नहीं करता है, ठीक है ना। आपकी परीक्षा की दृष्टि से इतना ही पर्याप्त है। अनुच्छेद 22 में होता है, अगर कोई अपराधी है जिसको हम अभियुक्त बोलते हैं, ठीक है ना, कोई अपराधी है, कोई अभियुक्त अपराधी, ठीक है ना, अपराधी है। और एक होता है सजा पाया व्यक्ति, ठीक है ना। इन दोनों को अपने अपने अलग अलग अधिकार दिए हुए हैं। अभियुक्त एवं सजा पाए व्यक्ति के दोनों को इसमें अधिकार दिए हैं, दोनों को इसमें क्या दिए हैं। अगला अधिकार आता है तीसरे नंबर का अधिकार आता है। फिर इसके पूरे अनुच्छेद हो गए। तीसरे नंबर का अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरे नंबर का अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसका उल्लेख मैंने आपको लिखवा रखा है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 से 24 तक किया हुआ है, 23 से 24 तक किया हुआ है। अब इसमें लिखते हैं अलग अलग अनुच्छेद। अनुच्छेद 23 में क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 23 में दिया गया है मानव के व्यापार, यानी मानवीय व्यापार लिख लो, मानवीय व्यापार तथा बंधुआ मजदूरी पर, मानवीय व्यापार तथा बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। यानी कि इस शोषण के अधिकार में ये दिया हुआ है कि व्यक्ति का किसी प्रकार से शोषण नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। शोषण होता है तो फिर इस मौलिक अधिकार के तहत अगर उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो न्यायालय की शरण ली जा सकती है। तो अनुच्छेद 23 में, जो अनुच्छेद 23 है, इसमें किस तरीके से शोषण हो सकता है आदमी का और उसके तहत उसको क्या वो मिलेगी। तो इसमें अगर मान लो कि किसी आदमी को बेचते हैं, देह व्यापार जो होता है, ये सारे इसी में आते हैं।
और जो मानव को बेच देते हैं, आदमियों को बेच देते हैं, लड़कियों को बेच देते हैं, तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है। बंधुआ मजदूरी ये होती है कि किसी आदमी को ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा काम करवाना, ठीक है ना, उसके अधिकारों का हनन होता है कि उसको ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करवाया जा रहा है ज़बरदस्ती, तो उसको बोलते हैं बंधुआ मजदूरी। तो उस पर भी ये अधिकार उसको संरक्षण देता है आदमी को। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो न्यायालय में जाकर इसके विरुद्ध हम केस कर सकते हैं और ये अधिकारों का हनन होकर हमारे को न्यायालय से न्याय मिलेगा, ठीक है। अनुच्छेद 24 इसमें आ जाएगा। फिर अगला अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में क्या दे रखा है देखो। तो इसमें क्या दे रखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, 14 साल तक के बच्चे, तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको जोखिम भरे कानूनों में, मतलब जोखिम भरे कामों में, कारखानों में, बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है उनमें आप नहीं लगा सकते, उनसे मजदूरी नहीं करवा सकते 14 साल से छोटे बच्चों को। तो उसको लिए अगर कोई करवाता है तो उसके खिलाफ मतलब न्यायालय में जा सकते हैं और उसके सज़ा मिलेगी, जो भी इन अधिकारों को उल्लंघन करता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी करवाना, जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी करवाना, ये इसमें दिया हुआ है। मजदूरी करवाना, ठीक है ना। ये इस 2 अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार में है। अनुच्छेद 4 मौलिक अधिकार 4 आ जाता है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब धर्म से संबंधित कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई है न्यायालय में हमें, वो सारी इसके अंतर्गत आती हैं। और इसका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका उल्लेख है, ठीक है ना। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक कौन कौन से अलग अलग अनुच्छेदों में क्या क्या दे रखा है। अनुच्छेद 25 में देखो, अनुच्छेद 25 में कौन सी मतलब धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 25 में, सॉरी 25 नहीं लिखा, अनुच्छेद 25 में प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने का अधिकार दिया हुआ है, ठीक है ना। प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता लिख दो। मानने की स्वतंत्रता यानी कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि आप हिंदू धर्म को अपनाओ, आप मुस्लिम धर्म को अपनाओ। व्यक्ति की स्वेच्छा से कोई भी धर्म किसी भी धर्म को अपना सकता है, ठीक है ना। ये दिया हुआ अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 में देखो क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 26 में क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 26 में दिया गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी हुई है इसमें। यानी कि प्रत्येक आदमी अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकता है। कोई भी किसी भी मंदिर बना सकता है, मंदिर में किसी भी टाइम जा सकता है, कोई भी चर्च बना सकता है, किसी भी टाइम जा सकता है, या कहीं पर भी धार्मिक प्रोग्राम कर सकता है। तो वो सारे प्रबंधन आते हैं इसमें, वो सारे काम इसी के अंतर्गत आते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत आती है, ठीक है ना। अनुच्छेद 27 में क्या आता है। अनुच्छेद 27 में आता है धार्मिक कार्यों से अगर कोई आय होती है, धार्मिक कार्यों से होने वाली आय करमुक्त होगी। करमुक्त होने की स्वतंत्रता, या करमुक्त होने की स्वतंत्रता लिख लो। तो अगर धार्मिक कार्यों को से होने वाली आय का मतलब है, जैसे कोई मंदिर है, मंदिर में चढ़ावा आता है,
या कोई गुरुद्वारा है या कोई भी जो धार्मिक जो होते हैं उनमें अगर कोई भी आय होती है, चढ़ावा आता है, दूसरे तरीके से कोई आय होती है, तो उस आय से सरकार कभी भी ये दावा नहीं कर सकती कि इस पर कर लगेगा। उस पर कोई वो आय हमेशा जो ट्रस्ट से या जिसको जो ट्रस्ट उससे मंदिर को चलाता है उसके पास उसकी आय का वो रहेगा और सरकार कभी भी उस पर कर नहीं लगाएगी। ये है, कर मुक्त रहेगी उसकी आय, ठीक है ना। वो किसी भी धर्म से संबंधित हो सकता है। अनुच्छेद फिर 28 आ जाओ। अनुच्छेद 28 में क्या दी हुई है? धार्मिक रूप से देखी जाए तो क्या स्वतंत्रता दी गई है? किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा निषेध धार्मिक शिक्षा निषेध यानी किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा का निषेध, ये लिख लो, ये मान लो, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी कोई भी शिक्षण संस्था है जहाँ शिक्षा दी जाती है वहाँ किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। कोई स्कूल हो, दूसरे शिक्षण संस्थाएं जैसे मुस्लिमों के क्या बोलते हैं इनको, तो उनमें कभी भी धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जा सकती, निषेध है, बिल्कुल निषेध है, ठीक है ना। तो ये अनुच्छेद 28 में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब लिख लेते हैं संवैधानिक। अगला कौन सा आ जाएगा? 5वां, अनुच्छेद नंबर 5। अनुच्छेद नंबर 5 हो जाएगा सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, या सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। अब इसमें संस्कृति से संबंधित और शिक्षा से संबंधित क्या अधिकार दिए हुए हैं वो देखेंगे। ये कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में कहाँ से दे रखा है? इसमें 29 से 30, अनुच्छेद 29 से 30 तक दे रखा है इसमें। अनुच्छेद 29 में क्या दे रखा है? देखो अनुच्छेद 29 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 29 दे रखा है अल्पसंख्यकों, जो अल्पसंख्यक होते हैं ना, इनकी संख्या मतलब देश में बहुत कम है। जैसे मुस्लिमों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया, सिखों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। तो अल्पसंख्यकों को भाषा और अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को भाषा, यानी वो अपनी भाषा को बचा सकते हैं। मुस्लिम जैसे उर्दू बोलते हैं तो उर्दू को अपनी भाषा के रूप में संरक्षित कर सकते हैं। सिख हैं तो सिख अलग पंजाबी भाषा बोलते हैं, तो मतलब वो अपनी भाषा का वो कर सकते हैं, ठीक है ना। उनको संरक्षण दिया हुआ भाषा और उनकी संस्कृति क्या है, उस संस्कृति को बचाने का अधिकार है। संस्कृति को क्या दिया हुआ है? इसमें संरक्षण दिया है, यानी अपनी संस्कृति को संरक्षित रख सकते हैं, ठीक है ना। वो इसमें दिया हुआ है, संरक्षण दिया हुआ है इसमें। अनुच्छेद 30 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 30 में क्या दिया हुआ है? अल्पसंख्यकों को, जो अल्पसंख्यक हैं, इन दोनों में, इसमें संस्कृति और शिक्षा में अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए हुए हैं अधिकतर, ठीक है ना। और इसमें दिया हुआ है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं, जो मतलब स्कूल खोलने के, अपने अलग से स्कूल खोलने के अधिकार है, ठीक है ना। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने के अधिकार, इस अनुच्छेद में दिए हुए हैं, अनुच्छेद के तहत दिए हुए हैं, ठीक है ना। मोटा मोटा पढ़ रहे हैं, अगर इनको डिटेल से पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा मामला है, ठीक है ना। अनुच्छेद 6 मौलिक अधिकार, 6 नंबर का मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये कौन से अनुच्छेद में है? 32 में, अनुच्छेद 32 में। और भीमराव अम्बेडकर ने इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में क्या दिया हुआ है? 1 मिनट में एक बार, ठीक है ना। अनुच्छेद 1 मिनट,
अनुच्छेद दोबारा से लिखते हैं, अनुच्छेद 6 नंबर का, अनुच्छेद 6 नंबर का अनुच्छेद कौन सा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है, ठीक है ना। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या दिया हुआ है? 32 में दिया हुआ है ना। भीमराव अम्बेडकर ने इस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है ना, है ना। तो ये अनुच्छेद 32(1) में ये जो सर्वोच्च न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो हमें मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है, तो उसके लिए संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट को संरक्षण के लिए निर्देश, संरक्षण के लिए किस प्रकार मौलिक अधिकारों का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट करेगा उसका निर्देश दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। और अनुच्छेद इसी का जो 32 है, 32(2), उसमें क्या दिया हुआ है कि जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। और 5 प्रकार के रिट कौन कौन से हैं वो देखो। पहली रिट, पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में देखो मोटा मोटा इसमें लिखवाऊँ, ठीक है, लिख लो क्या लिखते हैं इनके बारे में, इसके बारे में डिटेल से पढ़े क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण अगर ऐसे लिख लेना, चलो डिटेल से पढ़ लेते हैं ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो न्यायालय उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जो भी गिरफ्तार, जैसे पुलिस गिरफ्तार करती है तो पुलिस को सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट या फिर जो भी न्यायालय है वो न्यायालय निर्देश देगा कि इस व्यक्ति को हमारे सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करो और क्यों इसको गिरफ्तार किया गया इसके कारण हमारे सामने रखो, ठीक है ना। इसके तहत क्या दिया जाता है? न्यायालय लिख लो। न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है तथा गिरफ्तारी का कारण बताने की भी कह सकता है, मतलब गिरफ्तारी का कारण भी पूछ सकता है, ठीक है, बेसिक में, ठीक है। इसके बाद में दूसरी जो रिट न्यायालय जारी कर सकता है वो है परमादेश। क्या है? परमादेश है, ठीक है। देखो इसके तहत इसमें क्या होता है, इसके तहत न्यायालय, इसके तहत क्या होता है? परमादेश होता क्या है? न्यायालय मतलब आदेश देता है। इसके तहत न्यायालय किसी भी अधिकारी को यह आदेश देता है कि वह है ना, कि वह वो काम करे जो उसके अधिकार क्षेत्र में है। यानी कि प्रत्येक अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ही काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करेगा तो उसको ये रिट जारी कर सकता है कि आपने अपने अधिकार क्षेत्र को लांघा है और किसी के मौलिक अधिकारों का हनन किया। यह आदेश देता है कि वह वो काम करे जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, उसके अधिकार क्षेत्र में आता है।
तीसरा, एक मिनट नीचे ले लेता हूँ इसको थोड़ा सा। तीसरे नंबर का जो रिट जारी करते हैं वो है प्रतिषेध। कौन सी है? प्रतिषेध। एक है प्रतिषेध। प्रतिषेध, प्रतिषेध क्या होता है? देखो प्रतिषेध और दो होते हैं उत्प्रेषण, इनको अलग अलग तरीके से इस तरीके से पढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले लेता हूँ। तीसरा यहाँ पे लिख लो और चौथा यहाँ पे लिख लो। तीसरी है प्रतिषेध और एक होती है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण क्या होता है? उत्प्रेषण दोनों में मतलब सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है, फर्क समझने की कोशिश करना। देखो उत्प्रेषण क्या होता है? उत्प्रेषण क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों अपने अधीनस्थ न्यायालयों को किसी मामले अधीनस्थ न्यायालयों को किसी मामले की सुनवाई रोकने के लिए कह सकता है जो कि उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, जो कि उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हो। क्षेत्राधिकार से क्या हो? बाहर हो। और क्षेत्राधिकार से बाहर हो और उस मामले को अपने पास सुनवाई हेतु बुलवा सकता है सुप्रीम कोर्ट यानी कोई मामला ऐसा है जो अधीनस्थ न्यायालयों में चल रहा हो और उन अधीनस्थ न्यायालयों के मतलब अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, तो सुप्रीम कोर्ट ये निर्देश दे सकता है कि ये मामला आप जिस पर सुनवाई कर रहे हो, ये मामला पहले अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो इसको आप सुनवाई ना करके रोक दी जाए इस पर सुनवाई और इसको आप हमारे पास भेज दो। सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दे सकता है। और इसमें क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट कि मान लो कि अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई कर दी, उसमें फैसला भी सुना दिया, तो जो सुनाया गया फैसला है उस फैसले को निरस्त करने का आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर दिए गए फैसले को निरस्त करने का आदेश देकर मामले को अपने पास सुनवाई हेतु बुलवा सकता है। ये दोनों में फर्क होता है, थोड़ा सा फर्क है। इसमें क्या है कि इसमें मामला चल रहा हो तो उसको रोक सकता है, इसमें मामला सुनवाई हो गई, उसमें किसी ने अधीनस्थ न्यायालय ने फैसला भी दे दिया तो उसको निरस्त करने का आदेश दे सकता है, ठीक है ना। इसके बाद में एक और आती है, लास्ट का जो रिट है वो 5वीं रिट है और वो क्या है? अधिकार पर्चा, को वारंटो, इंग्लिश में बोलते हैं इसको को वारंटो, अधिकार पर्चा। ये क्या है? अधिकार पर्चा क्या है? अधिकार पर्चा क्या होती है कि मतलब कोई आदमी गलत तरीके से नौकरी लग जाता है या फिर ऐसी कोई गलत
कारण, गलत के कारण या फिर गलत कोई काम करके किसी सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उसमें वो हो जाता है, तो उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट इस रिट के माध्यम से पूछ सकता है कि भाई आप इस जगह कैसे पहुंचे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट यह रिट जारी कर सकता है यदि उस व्यक्ति ने अवैधानिक तरीके से, वैध नहीं, अवैधानिक तरीके से सार्वजनिक पद धारण किया, ठीक है ना। तो ये 5 प्रकार के रिट होते हैं, अवैधानिक पद से धारण किया हो, ठीक है। ये 5 प्रकार की रिट होती हैं जो अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 32 के तहत जारी की जाती हैं। इसके बाद पढ़ते हैं, तो इसके बाद क्या आ जाएंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हेडिंग डाल लो, नीति निर्देशक तत्व। और चलो नीति निर्देशक तत्व बाद में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही बहुत है, 2 टॉपिकों में 20